प्राचीन काल में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था। आज सियासी महाभारत की तैयारी है। इंडियन नेशनल लोकदल के रथ को खींच रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला। अभय इस वक्त हमारे साथ हैं। अभय जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। इस बार क्या उम्मीद लगाकर चल रहे हैं? जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं वो अब तक के ओपिनियन पोल आपके पक्ष में नहीं दिख रहे। ओपिनियन पोल ने जो आपके चैनल पे दिखाया गया, ये ओपिनियन पोल पिछली दफ़ा भी जो विधानसभा का चुनाव था 2009 का, उसमें इस ओपिनियन पोल में हमारी 9 से कम सीटें दिखाई गई थी। लेकिन जब नतीजे आए तो हमारी 32 सीट आई। अगर वो ओपिनियन पोल निष्पक्ष आ जाता तो 100% हमारी सरकार बन गई थी। इसका मतलब आपको ओपिनियन पोल हरवा देते हैं, आपका ये कहना है? इल्जाम है ये? ओपिनियन पोल नहीं हरवा देता, मतलब ये जो ओपिनियन पोल दिया गया, जो अब की बार भी दिया गया, जैसे हमारी 19 सीट दिखाई गई, जहाँ कांग्रेस का एज दिखाया गया है। कांग्रेस की हालत तो आज ऐसी है कि कांग्रेस तो आज 5 सीट पे भी नहीं जा सकती। मतलब अभी तो शुरुआत है। यानी जो उनकी 8 दिखा रहे हैं वो गलत है? बिल्कुल ना, उनकी 8 दिखानी गलत है, हमारी भी जो 19 दिखा रहे हैं वो भी गलत दिखा रहे हैं। आप ये मान करके चलो, हम तो 60 का आंकड़ा पार करने वालों में है अब की बार। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बनेंगे। हमारा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट और हमारा लीडर केवल एक है, जिस व्यक्ति का नाम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। आपको लगता है कि जो सजा का ऐलान हुआ है उनके खिलाफ, वो प्रचार तो कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में आप मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे? मुझे लग रहा है कि अभय चौटाला ही ना इस बार मुख्यमंत्री बनने की सोच रहे हैं। नहीं, ऐसी धारणा आपकी हो सकती है। हमारी पार्टी का एक फैसला है कि हम अपने पार्टी में सत्ता आने के बाद, सरकार में आने के बाद ओम प्रकाश चौटाला ही मुख्यमंत्री होंगे। हमारा फैसला रिजर्व है। हमें कोर्ट पे भी और परमात्मा पे, दोनों पे भरोसा है। और हमने कोई ऐसा गुनाह नहीं कर रखा जिसकी वजह से हम इतनी बड़ी सजा आज भुगत रहे हैं। ये केवल एक षड्यंत्र का हिस्सा था और 100% हमें उम्मीद है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जब फैसला आएगा तो वो ठीक आएगा। षड्यंत्र किसका था? कांग्रेस का षड्यंत्र है, और किसका षड्यंत्र हो सकता है? सबूत इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि हाँ, नहीं, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि जहाँ 2008 तक कहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का इस केस में नाम नहीं था, कहीं कोई संबंध नहीं था। और 2008 में जब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का ग्राफ बढ़ रहा था, उनकी पॉपुलरिटी बढ़ रही थी। और जब उन्होंने ठोक बजा करके ये कहा कि जिस तरह से वाड्रा को ज़मीनें दी जा रही है, जिस तरह से आज राजीव गांधी फाउंडेशन को ज़मीनें दे करके ये सोनिया गांधी को राजी किया जा रहा है, ये कानून से हट करके जो काम किए जा रहे हैं, कल को हम इनकी इंक्वायरियाँ कराएंगे। अरे इंक्वायरी में अगर ये लोग दोषी पाए गए तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। उसी तड़फन की वजह से इन्होंने उस सीबीआई को, जो इनके अधीन काम कर रही थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी थी कि पिंजरे का तोता है, उस सुप्रीम कोर्ट का गलत दुरुपयोग करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, अजय सिंह चौटाला का 2008 में जब इन्होंने चार्जशीट दाखिल करी, उसमें नाम दिया। उससे पहले तो कहीं उनका नाम ही नहीं था। लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पे ये आरोप वहां जाकर कोई मायना नहीं रखते जहां कोर्ट का फैसला आ गया? ये कोर्ट का फैसला जो है, आज जिस किस्म का कोर्ट का फैसला है, जिस तरह से कोर्ट ने एक सजा उनको करी है 10-10 साल की, आज तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर इस तरह के किसी मुकदमे में किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा नहीं हुई। आज तो हर व्यक्ति उस फैसले को देख करके, सुन करके हैरान है कि इस तरह का फैसला आया कैसे। लेकिन आप ऊपरी कोर्ट में गए हैं, वहां से भी अभी कोई फैसला नहीं आया। क्या अगर आज चुनाव का ऐलान होता है तो आप कोर्ट में कहेंगे ये कि या फैसला दे या फिर ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला को चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए? एक बार चुनाव डिक्लेयर हो, उसके बाद हम अपने लॉयर से इस मामले में मशवरा करेंगे, राय करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए फिर कोर्ट में जाएंगे। जाकर के कोर्ट से इस बात की रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे फंडामेंटल राइट्स को तो नहीं रोक सकते। ये तो हर आदमी को हिंदुस्तान में अधिकार है। हमारा फैसला रिजर्व है। आप हमें चुनाव लड़ने की इजाज़त दें, आप हमें प्रचार करने की इजाज़त दें। कल को आपका क्या फैसला आता है, हम आपके फैसले को स्वीकार करेंगे। माना जाए कि अभय चौटाला अकेले पड़ गए इस चुनाव में, अब आप कहेंगे कि लोग तो साथ हैं। नहीं, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला, चाहे देवीलाल हो, 2 पीढ़ियां इकट्ठी मिलकर लड़ती रही हैं। अब आपकी अगली पीढ़ी, आपके बेटे, आपके भतीजे तो आपके साथ लड़ रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला का जेल में होना एक इनेलो के लिए बड़ा सेटबैक नहीं है? पीढ़ी 2 लड़ रही है ना। आपने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि आपकी 2 पीढ़ियां हमेशा चुनाव में एक्टिव रही है। आज ये बात ठीक है कि हमें उनकी, हमारे जो बड़े नेता हैं, उनकी कमी आज मेरे को नहीं, पूरे
इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टीम को महसूस हो रही है, उसके हर कार्यकर्ता को हो रही है। लेकिन हमारा कार्यकर्ता इतना मजबूत और सुदृढ़ है कि इस चुनाव में अपने आप को ओम प्रकाश चौटाला बना करके लड़ेगा। और लोकसभा में आपने इसका नतीजा देखा कि हमारे कार्यकर्ता ने किस तरह से इसकी मोदी जी की वेव को रोकने का काम किया। कितनी बड़ी आंधी थी। आप ये देखो कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में जहाँ रीजनल पार्टियों का बड़ा बोलबाला था, लोग साफ हो गए। इसका मतलब मैं ये मान के चलूं कि ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला का चुनाव प्रचार में रहना मायने नहीं रखता? नहीं, मायने क्यों नहीं रखता? उनके आने के बाद तो लोकसभा में तो थे ही नहीं वो। उनके आने के बाद तो आंधी आएगी। लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो है उसका एक सीधा सा है कि उस कार्यकर्ता ने उस कमी को पूरा किया है और अब और अच्छे ढंग से उसको पूरा करेंगे। बीजेपी की बात की आपने उनकी आंधी रोक ली। क्या वजह है कि एनडीए में एक वक्त आप हिस्सा हुआ करते थे, आज बीजेपी आपको घास नहीं डाल रही? आपने कहा कि हम लोकसभा में मोदी जी को समर्थन देंगे, मोदी जी ने आपका समर्थन लिया ही नहीं। ये किसने कह दिया आपको कि मोदी जी ने समर्थन नहीं दिया? आपने आपकी पार्टी ने मेरे कार्यक्रमों में कहा था। हमारा सीधा एक है, हम कांग्रेस को किसी कीमत पे समर्थन नहीं दे सकते। हम कांग्रेस के सबसे बड़े विरोधी हैं। इस देश में अगर कांग्रेस पार्टी का कोई सही मायने में विरोध करता है तो वो हमारी पार्टी करती है। बीजेपी की सहयोगी हैं आप? या अकाली दल बीजेपी की नहीं, आज हम सहयोगी नहीं है। हमने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन दे रखा है। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ एक जो सरकार आज बनी है वो अच्छे काम करे, वो लोगों की भावनाओं के मुताबिक काम करके देश को एक अच्छी दिशा देने का काम करे। अगर कल को भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज हमने उनको सहयोग दे रखा और आज जो हालात है, ऐसे रेल के भाड़े बढ़ गए, आज सब्जियां महंगी होगी, आज रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जहां मोदी जी कह रहे थे कि मैं 100 दिन में महंगाई को रोकने का काम करूंगा, मैं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाऊंगा। जिस ढंग से आज अच्छे दिन नहीं आए आपके हिसाब से? अच्छे दिन नहीं आए? नहीं, बिल्कुल नहीं आए। अभी तक कोई अच्छे दिन नहीं आए। अब तक तो केवल ख्वाब हैं अच्छे दिनों के। अच्छे दिन जब आएंगे फिर ख्वाब दिखाने वाली पार्टी को बिना शर्त क्यों समर्थन कर रहे हैं आप? नहीं, तो हम कांग्रेस के साथ थोड़ी जा सकते। लेकिन बीजेपी, आप कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते, लेकिन बीजेपी हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ चली गई। हम इस बात का समर्थन नहीं दे रहे उनको कि वो लोग इन सब चीजों को बढ़ावा दे। जहाँ ये सब चीजें आएंगी, हमारी पार्टी लोकसभा में अंदर भी और लोकसभा के बाहर भी इस बात का विरोध करेगी। लेकिन जहाँ कहीं सरकार को गिराने की बात आएगी, जहाँ कहीं कांग्रेस दोबारा अपने पैर जमाने की कोशिश करेगी, हम कांग्रेस के खिलाफ हैं। हम 100% उस वक्त में कांग्रेस की मुखालफत करेंगे। आपको लगता है कि मोदी का जादू चल रहा है देश में? उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहला इम्तिहान महाराष्ट्र और हरियाणा ही है। हमारे प्रदेश में मोदी जी आए कैथल में, लोगों को बड़ी उम्मीद थी। लोग ये मान के चलते थे कि मोदी का लगाव रहा है। मोदी जी यहाँ लंबे टाइम तक भारतीय जनता पार्टी के जो हैं पर भारी रहे, वो कोई ना कोई बड़ी घोषणा करके जाएंगे। लेकिन लोग बड़े मायूस हुए इस बात से जब मोदी ने हरियाणा प्रदेश के लिए एक कोई छोटी मोटी घोषणा भी नहीं की। बीजेपी या मोदी साहब के साथ है या उनके खिलाफ है? मुझे आपकी बातों से ये पता नहीं लग रहा। जब मैं खिलाफ बोलता हूं तो आप कहते हैं साथ हैं, जब मैं कहता हूं साथ हैं तो आप कहते हैं खिलाफ है। अगर हमारे प्रदेश की अनदेखी होगी तो हम 100% डट करके उसका विरोध करेंगे कि भाई आपका काम ये नहीं है कि आप हमारे प्रदेश की अनदेखी करें। जहाँ हरियाणा की ज़रूरतों को केंद्र की सरकार को पूरा करना चाहिए, हम चाहेंगे वो सारी चीज़ें हरियाणा को मिले। हम अपने प्रदेश के पहले हितैषी हैं। आपके मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि नंबर 1 है हरियाणा, आप कह रहे हैं मिलता नहीं कुछ। अब मुख्यमंत्री तो अखबारों में, आपके टेलीविज़न में बहुत बड़ी बड़ी ऐड चलाते हैं। बहुत बड़ा हरियाणा प्रदेश को आजकल तो एक नया अभियान चला रखा है। हर पेज के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया होता है, उसमें लिखा होता है कि मैंने 9 साल में इसका नक्शा बदल दिया, 9.5 साल में इस ज़िले को ही बदल दिया। लेकिन एक्चुअल जो हालत है, हकीकत ये है कि आज हर वर्ग के लोग इस मौजूदा कांग्रेस के प्रशासन से दुखी और परेशान हैं। आज मुख्यमंत्री को हर रोज़ दूसरे दिन कैबिनेट की मीटिंग बुलाने की ज़रूरत क्या पड़ी? अगर मुख्यमंत्री ने इतने काम कर दिए तो फिर आज फैसले किस लिए ले रहे हैं? आज फिर फैसले लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ती है चुनाव के बाद तो क्या इंडियन नेशनल लोकदल बीजेपी की सपोर्ट लेगा या बीजेपी को सपोर्ट देगा? आप ये क्वेश्चन करते ही क्यों हो? जरूरत ही नहीं है। मेरा तो काम है क्वेश्चन। हमारी पार्टी अकेली मेजोरिटी में आएगी, हम 60 से ऊपर सीट जीतेंगे। मैं तो अगर बोल रहा हूँ। नहीं, अगर का तो क्वेश्चन ही नहीं रहना।
यही बात बीजेपी भी बोल रही है कि अगर का क्वेश्चन उनके साथ भी नहीं रहेगा। और अब उनका नहीं रहेगा तो वो जाने, लेकिन हमारे बीच में ये अगर मगर वाली बात नहीं है। आप सीधे सरकार बना रहे हैं। सीधी सरकार बनानी है, सरकार बन रही है, सरकार को कोई रोक नहीं सकेगा। आपने अभी हमने 10 साल लड़ाई लड़ी है लोगों की। आपने अभी 4 दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक चार्जशीट दी हरियाणा के गवर्नर को, और उसमें आपने इल्ज़ाम लगाया कि 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई हुड्डा ने। पहली बात, आपने ऐसे क्या प्रमाण जुटाए? और दूसरा, हुड्डा का ये इल्ज़ाम है कि जो खुद भ्रष्टाचार में फंसे हो मुझे क्या भ्रष्टाचारी कहेंगे? आप एक चीज़ उसमें आपने देखी नहीं, हमने उसको नेट पे डाल रखा है, आप उसको पढ़ें सारे को। हमने हर चीज़ के साथ तथ्य लगाए। हमने इल्ज़ाम कोई खाली ये नहीं लगाए कि इनके पास ये प्रॉपर्टी है या इन्होंने ज़मीन के मामले में यहाँ पे कोई हेराफेरी करी। हमने एक एक चीज़ को तथ्यों के साथ दिखाया है कि कहाँ कहाँ इनकी इन्वॉल्वमेंट है। इनके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इन्होंने कौन कौन से एरिया में कितनी कितनी ज़मीनें खरीदी है, कहाँ कहाँ पे इनके फार्म हाउस हैं, कहाँ कहाँ पे इनकी एजेंसीज हैं, कहाँ कहाँ पे इन्होंने पेट्रोल पंप लिए। पर वो कहते हैं हम मलेशिया का जिक्र कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं मैं कभी मलेशिया गया ही नहीं। मुख्यमंत्री को जमीन खरीदने के लिए मलेशिया जाने की जरूरत है क्या? मुख्यमंत्री के भतीजे बहुत है, मुख्यमंत्री का दामाद बहुत है। वो कहते हैं मानहानि का मुकदमा करेंगे और बहुत, हाँ करे ना। हम तो उसको कहते हैं, हम इस बात के लिए उनका चैलेंज स्वीकार करते हैं। हम तो रोज ये बात कहते हैं कि मुख्यमंत्री जल्दी कोर्ट में जाए, जल्दी नोटिस दे, ताकि ये मामला कोर्ट में आ तो जाए। जब कोर्ट में आ जाएगा तो फिर मान करके चलो मुख्यमंत्री 100 का 100% इस मुकदमे में फंस जाएगा, बच नहीं सकता। आपको लगता है कि हिंदुस्तान में बदले की राजनीति से विकास किया जा सकता है? ये बदले की राजनीति नहीं है, हमने ना बदले की भावना। अगर आप कह रहे हैं आपकी सरकार बन रही है, आप सरकार आपकी बन जाती है, मान लीजिए आप जैसे कह रहे हैं 60 सीटें आएंगी, तो आप हरियाणा का विकास करेंगे, इसको इसका हक दिलाएंगे, या फिर आप जो पिछले 10 साल के गड़े मुर्दे हैं उनको उखाड़ के कोर्ट कचहरियों में ही घूमती रहेगी सरकार? कोई गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे किसी के। हम तो केवल अगर कोई कंप्लेंट आएगी तो 100% उसकी इंक्वायरी कराएंगे। अगर कोई हमें कंप्लेंट देगा कि फलां मिनिस्टर ने या फलां एमएलए ने या चीफ मिनिस्टर ने इस किस्म से गलत ढंग से पैसा कमाया है, तो सरकार की एक जिम्मेवारी होती है कि उसकी इंक्वायरी कराए। अब आपने स्वयं देखा है कि किस तरह से सीएलयू के नाम पे इनके 10-10 एमएलए और मिनिस्टर जो है सीएलयू के नाम पे पैसा मांगते हैं, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, 50-50 करोड़। क्या हम उन लोगों को छोड़ दें? कल को सरकार बनने के बाद हम उनकी अनदेखी कर दें? लोगों का विश्वास कहाँ रह जाएगा? जिनके लिए आज हम लड़ रहे हैं, कल वो लोग हमारे से आकर के ये सवाल करें कि आपने पहले सीडी दिखाई थी इनकी, पहले इन करप्ट लोगों को आपने लोगों के सामने नंगा किया था, आज ये लोग शरेआम में जो खुला घूम रहे हैं। जिन लोगों ने जैसे काम किए उनके खिलाफ उस किस्म की कार्रवाई होगी, कोई नहीं रोकेगा इसको।